हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे बहुत ही मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का नहीं, पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने प्रणोद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है प्रणोद। अरे सर, बड़ा सिंपल होता है। प्रणोद का मतलब होता है कि कोई सतह है, उसके ऊपर आप क्या करो, एकदम परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, तो ये क्या होगा बच्चा, आपका थ्रस्ट होगा। ठीक है, ये देखो थ्रस्ट लग रहा है ना, हाँ लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, जो पिछला पढ़ाया था उसको रिवाइज करवा रहा हूं। ये देखो लग रहा है ना, बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, प्रणोद नाम दे दिया, यानी थ्रस्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा बात है। अरे कहाँ गया जी, अच्छा मिल गया। इसी को ढूंढ रहा था, इसी को रख के इसी को ढूंढ रहा हूं, बताओ। मतलब हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको देखो बच्चा ये एरिया दिख रहा होगा, तो एरिया के ऊपर ऐसे क्या हुआ, परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं बच्चा, प्रणोद बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, किसी वस्तु पर लगने वाले प्रणोद का परिमाण उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब देखो ये जो बच्चा है, अब जैसे ये मैंने आपको दिखाया ना, बहुत सिंपल है, ये है मेरा। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है इस स्केच का, ये देखो ऐसे लग रहा है। अब ये बच्चा लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, अगर ये क्षेत्रफल कम होएगा तो प्रणोद ज्यादा होएगा, अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा होएगा तो प्रणोद कम होएगा। कैसे, बताता हूं। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब देखो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पहले बेसिक चीजें आप जानो, फिर मैं आपको बताता हूं। प्रणोद का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी को आप सीधे बोल सकते हो न्यूटन। ठीक है ना, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, W इज इक्वल टू एम जी, आपने पढ़ा था, बिल्कुल सर पढ़ा था। तो उसमें M क्या था, केजी था, और G क्या था सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वही तो है। दोनों को कंबाइंड कर दो, आपको केजी पर मीटर मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट यार, अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो, मत परेशान करो प्लीज, मत परेशान करो। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा सा लिखने से बेहतर भैया छोटा सा बता दो हमको कोई, हम वही लेंगे। ठीक है, अब साउथ का कोई बंदा आ गया, वो कह रहा है इतना बड़ा नाम है, तो उतना बड़ा नाम लेने में टाइम लगेगा ना, तो कोई छोटा नाम बताओ भैया, छोटा नाम। तो हमने क्या किया, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया, न्यूटन बोल दिया। ओके, उसके बाद देखो दाब। अब देखो प्रणोद और दाब ये दो चीजें हैं। ठीक है, कुछ लोग इसमें फर्क ही नहीं पता कर पाते कि सर ये प्रणोद क्या होता है, सर ये दाब कहीं प्रणोद ही तो नहीं है। तो ये वाला जो डाउट है बच्चा ना, ये ऑलमोस्ट सबका होता है। तो मैं आपको बताऊं, दोनों में बहुत एक छोटा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, अब देखो ये आपका क्षेत्रफल है, अब इस क्षेत्रफल के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो कोई क्या बोलेगा, अरे सर ये तो प्रणोद है। लेकिन इसी बात को अगर आप थोड़ा सा बदल के बोलो, कैसे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, दाब बोलेंगे। उस केस में वो प्रणोद, देखो प्रणोद होता है, दाब को ही हम प्रणोद बोल सकते हैं, लेकिन आपको प्रणोद को दाब बोल दे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आता है ना। हाँ, जैसे जैसे सोच के देखो ना कि आपने क्या किया, कोई एग्जाम्पल सोच रहा हूं मैं, नहीं मिला, जाने दो, समझ जाओ। ठीक है, दिमाग में आता है तो बता देता हूं, नहीं तो नहीं आता है तो फिर क्या करूं, आप लोग खुद समझदार हो। तो ये बच्चा हो गया प्रणोद। ठीक है, तो इसको दाब बोलते हैं। यहां पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि दाब बराबर क्या होता है, ऊपर प्रणोद लिख दो, नीचे क्षेत्रफल लिख दो, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। तो अब इसको अगर आप समझने की कोशिश करो कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल कैसे, प्रति एकांक क्षेत्रफल। देखो नीचे क्षेत्रफल है ना, तो जैसे ये देखो ना, ये है, ये मान लो है। ठीक है, ये आपका एरिया है, मान लेता हूं 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया। अब इसके ऊपर मान लेता हूं एक फोर्स लग रहा है, क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है, मान लेता हूं 10 न्यूटन, सॉरी मान लेता हूं 12 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे सीधे। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इसके ऊपर जो फोर्स 12 न्यूटन का लग रहा है, जो 12 न्यूटन है, ये क्या है, इसका प्रणोद है। क्या है, प्रणोद है। और ये जो दाब है, दाब कैसे निकालेंगे, सर ये जो फोर्स है ना, इसको ऊपर कर दो, और जो एरिया है नीचे कर दो, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, ये क्या हो गया, 2। क्या है ये, 2, बताओ क्या है, पास्कल। सर ये पास्कल क्या होता है, अरे दाब का मात्रक होता है सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2, क्या हो गया, पास्कल हो गया, दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है ना, हाँ समझो। तो ये हो गया, समझ में आया कि नहीं, फर्क फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अगला देखो, दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो किसी चीज के ऊपर अगर कोई दाब लग रहा है, अब जैसे आप दौड़ रहे हो, मान लेता हूं। ठीक है, आप दौड़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप खाना खा रहे हो मान लो। ठीक है, नहीं कुछ और सोचते हैं, कुछ और ही सोचते हैं।
तो जैसे जैसे मान लेता हूँ आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि यार खाना कौन सा खाऊं, बताओ कौन सा खाना खाऊं, कौन सा खाना खाऊं, दिमाग में नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसको प्रभावित करने वाले कारक है उसमें सबसे पहला बल है, उसके बाद सतह का क्षेत्रफल है। क्यों? अरे सर फॉर्मूला अभी आपने बताया था ना, कौन सा फॉर्मूला बताया था? प्रणोद का, दाब का। दाब का क्या होता है? P बराबर ऊपर क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स मतलब F, और नीचे क्या होता है? एरिया होता है। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A हो गया, ठीक है। तो यहां पे बच्चा ये जो P है ना, ये क्या है? प्रेशर है। अब देखो प्रेशर किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? F के ऊपर, A के ऊपर। मतलब क्या है कि चाहे आप F का चेंज करो चाहे A को चेंज करो तो ये ऑटोमेटिक P क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये जो प्रेशर है ना वो फोर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है और वो एरिया के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो वही तो लिखा हुआ है, देखो लगाया गया बल फोर्स हो गया और सतह का क्षेत्रफल A हो गया, सिंपल, ठीक है। कितना आसान था। तो याद रखना इस चीज को, नहीं याद रखोगे तो मारूंगा उठा उठा के, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है भैया दाब का एसआई मात्रक? दाब का एसआई मात्रक सर इतना छोटा क्वेश्चन मत पूछा करो। ये देखो P इज इक्वल टू F अपॉन A लिख रहे हो आप, तो एक काम करते हैं ना, इसी को ऐसे कर देते हैं। ये P है, प्रेशर है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर किसी चीज की यूनिट निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का है बच्चा F, इसका क्या मात्रक होता है? न्यूटन, अपॉन, बीच में अपॉन है, और ए का क्या मात्रक होता है सर? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा नाम है यार, छोटा नाम बताओ, निक नेम बताओ अपना। बताता हूं निक नेम क्या है। निक नेम मेरा पास्कल है। क्या नाम है? पास्कल। चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, ठीक है, चाहे सोनू बोलो, सॉरी चाहे शशिकांत बोलो चाहे एसके बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, छोटा लगता है, कौन इतना ज्यादा बोले, ठीक है। तो चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो चाहे पास्कल बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये पास्कल कहां से आया? ये मतलब बड़ा अजीब नाम है भाई, ये साइंटिस्ट का नाम है, बस खत्म ना। उसके बाद देखो एसआई मात्रक मैंने बता दिया, ये देखो मैंने सब क्लीन कर दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। पूरी की पूरी स्लाइड आपकी कन्वर्ट हो गई। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के नाम पे ये वाला नाम आपका पड़ा था, ठीक है, याद रखना। अरे भैया इतना बड़ा खोज करे तो इनका नाम तो पढ़ना चाहिए ना। आप भी सोचो ना, आप कुछ कम काम कर रहे हो, आपने खूब मेहनत करी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉमिनेशन है वहां पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं है तो फिर अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। देखो पास्कल ये रहा, इसको पीए से व्यक्त करते हैं। पास्कल कहीं दिखे तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे? पीए से व्यक्त करेंगे। पास्कल दिखेगा तो पीए से व्यक्त करेंगे, ठीक है, ओके। और कुछ है? हाँ सर है ना। अब देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है। अब देखो प्रणोद या दाब की अगर मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है कितनी भारी होती हैं, सोचो। मतलब पता चला एक न्यू बनाया और उसी के ऊपर खूब बड़ी सी बिल्डिंग ड्रॉ कर दी, ठीक है, खूब बड़ी सी बिल्डिंग बना दी, ठीक है। लेकिन सोच के देखो ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग तो वेट भी तो उसका बहुत ज्यादा होगा, और अगर वेट ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा अप्लाइड करेगा नीचे। अब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा? अब ज्यादा प्रेशर होगा तो उसके नीचे धंसने की भी तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे बताओ? मतलब जो ऊपर से वेट है, वेट मतलब फोर्स, ठीक है, फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो उसको हमें कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब प्रेशर जो है वो ज्यादा है, P इज इक्वल टू क्या है? F अपॉन A है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? P को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा? A को इंक्रीज कर दूंगा, यही तो करूंगा ना भैया। पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका बेस कुछ है, ठीक है। अब उस बेस के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, उस फोर्स को कम कर दूं। तो उसके लिए मेरे को क्या तरीका मिला कि एक काम करो, एरिया इंक्रीज कर दो, मतलब उसकी जो न्यू है ना उसको चौड़ी बना दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यही सब तो डिजाइनिंग होता है। वो जो सिविल इंजीनियर होते हैं ना, यही सब तो चेकआउट करते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है तो कितना सस्टेन कर पाएगी, कितना नहीं कर पाएगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा? एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे वाले बैग, मैंने बता दिया था। ये पतला बैग रहेगा तो बहुत पेन करेगा, अगर पतला सा रहेगा। चौड़ा रहेगा तो पूरा पेन यहां तक जाए, मतलब पेन नहीं होगा, कम पेन होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा आता है उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये पहला एग्जाम्पल मेरा हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जो काटने वाले औजार होते हैं, आपने देखा है ना। अरे सर पता है, मैं बचपन में था तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो मेरे से कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते थे। पता है क्या बोलते थे? अरे यार बड़े बड़े ब्लंट इंसान हो, ठीक है। ब्लंट का मतलब एक्चुअली सही वर्ड वो नहीं बोलते थे, वो सही एक्चुअली ब्लंट जो था वो सही वर्ड था, वो पता है लंठ बोलते थे, ठीक है। बड़ा लंठ इंसान है यार। तो मैं समझता नहीं था इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब मैं बाहर निकला, मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, तो मेरे को एक वर्ड मिला एक दिन पढ़ने को, ब्लंट, ठीक है। मैं आपको बताऊं ब्लंट का क्या मतलब होता है। ब्लंट का मतलब होता है एक ऐसा चाकू जिसकी धार ना हो, ठीक है। मतलब वो जैसे नहीं होता वो
उसकी धार खत्म हो जाती है तो कैसा हो जाता है, तो वही जो शेप होता है ना उसको ब्लंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को वो लंट लंट बोलते थे, लंट लंट, तो मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में वो ब्लंट बोलना चाह रहे थे। ब्लंट का मतलब होता है एक ऐसा नाइफ जिसकी धार ना हो, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वैसे ही बच्चा यहाँ पे क्या है कि अगर कोई औजार है, ठीक है, उसकी धार हमको तेज करनी है, तो जब आप धार तेज करोगे तो सिंपल सी बात है उसका जो ये वाला पॉइंट होगा ये पतला बहुत हो जाएगा, और जब हम उसके ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे तो एरिया कम हो गया। अब एरिया कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो अब क्या होगा, चीजें बड़े आसानी से कट जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है ओके ना। हाँ देखो दाब बढ़ गया ना, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बालू के ढेर पे खड़ा होता है, तो आपको पता होगा ना, बालू के ढेर पे भैया खड़े हो जाओ, उसके बाद क्या होता है, अरे धस भी सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे एरिया इंक्रीज कर दो ना। आपका वेट है, वेट मतलब फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, आप कहीं ना कहीं आप धस सकते हो, तो अपना जो जहां पे आप खड़े हो ना, उसी चीज को क्या करो, थोड़ा सा चौड़ा कर दो। एग्जाम्पल में कौन है, ऊंट, कैमल, ठीक है। आपको पता है ना उनका जो पैर होता है वो गद्दीदार होता है और चौड़ा होता है, वो कितने भी भारी हो वो उसको क्या करता है, सस्टेन कर लेता है, ठीक है। तो उनके अंदर धंसने की जो चांसेस है ना वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, ठीक है। हाँ तो वही बात ये बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट, अब ये ऊंट की बात आ गई, ठीक है, कैमल की बात आ गई, ये देखो पैर, ठीक है, सोचो यहाँ ऊपर देखो पतला है और नीचे देखो कितना चौड़ा है, ठीक है। ये गद्दीदार होते हैं और बहुत ही चौड़े होते हैं, इनका एरिया बहुत ज्यादा होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर इनके अब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, सोचो यहाँ पे प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है P, ठीक है। अब इस प्रेशर को मुझे कम करना है, तो ये क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, F/A होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो प्रेशर है ये कम होना, इसको मैं कम करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब एरिया को क्या करूँ, इंक्रीज कर दूं। अब एरिया बढ़ेगा तो P क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसके लिए देखो यहाँ पे जो एरिया है नीचे देखो बढ़ गया ना, तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो कम हो गया, तो अब आराम से क्या होगा, इनके धंसने का जो चांसेस है बच्चा ना वो खत्म हो जाएगा, किसका, ऊंट का, इंसान का नहीं, ठीक है। वही बात है ये, ठीक है। लोहे की कील का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चौड़ा होता है, पता है ना ये बात, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं कंफ्यूज करूंगा। अब देखो जो तरल होता है, अब सबसे बड़ी बात, पता बच्चा, कुछ लोग सोचते हैं सर ये तरल क्या होता है, बताओ ना। तरल का मतलब नाम सुनते ही ऐसा लगता है लिक्विड, लिक्विड दिमाग में यही आता है, बिल्कुल। लेकिन सोच के देखो ना तरल एक्चुअल में क्या होता है, सच्चाई कुछ और है, समझते हम कुछ और है। मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं मेरे को ही समझ में आता है या आपको भी आता है, हो सकता है। ऐसे चीजें जो फ्लो करती हैं, फ्लो मतलब बहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम तरल बोलते हैं। अब इस कैटेगरी में दो चीज आ सकती है, पहला आपका लिक्विड आ सकता है जो कि आपको दिमाग में आता है, दूसरा क्या आता है, गैसेस आती हैं। गैस भी तो फ्लो करती हैं भाई, वो जमीन पे नहीं फ्लो कर रही हैं, इन्वायरमेंट में फ्लो कर रही है ना, तो कर तो रही है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, पदार्थ जो फ्लो करते हैं उनको हम तरल या द्रव कहलाते हैं, ठीक है, तरल कहलाते हैं, ओके। अब देखो चूंकि गैसों तथा तरलों में बहने का स्वभाव होता है, ठीक है, गैसों तथा तरलों में बहने का स्वभाव होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गैसेस तथा द्रव, फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो तरल होता है वो क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। अच्छा, जो गैस होता है और तरल होता है इन दोनों में क्या होता है, बहने का स्वभाव होता है, इसलिए हम इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, या तरल बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट, ओके। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपका बॉक्स रखा हुआ है, इसमें ढेर सारा पानी है। अब सिंपल सी बात है बच्चा, ये पानी है तो पानी का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, बिल्कुल होगा सर। अब ये वेट किधर लगेगा, नीचे की सर तरफ या साइड में या इधर, अरे सर नीचे लगेगा। ऐसा होता है ना कि लगना चाहिए, नीचे ही लगेगा सर। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना तो आपको लगेगा यार नीचे लग रहा है, बट मैं आपको बताऊं, सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे होल कर दूं तो, अरे सर होल कर दोगे तो फिर साइड से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो फ्लूइड था वो केवल नीचे नहीं प्रेशर अप्लाई कर रहा था, वो साइड में भी कर रहा था, तभी तो निकल के जा रहा है। भाई आप सोच के देखो ना, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे धक्का दे रखा है, ठीक है। अब जैसे ही बोर्ड हटेगा तो मैं बाहर की तरफ गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा, बिल्कुल गिरोगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर मैंने अप्लाई किया था, तभी तो मैं गिर रहा हूँ उस साइड। तो वैसे ही तो तरल होते हैं, वैसे ही तो फ्लूइड होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप होल कर दो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये चीज इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाई है, इसका मतलब यहाँ होल करने पे इधर गिरेगी ही नहीं, है ना। ऐसे ही सोचना है बच्चा। देखो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, बट सोचना यही है, जो एक्चुअल चीज है वही सोचना है हमको, ठीक है। बिकॉज फिजिक्स इज ऑल ओवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को नहीं पढ़ते हो तो मेरा मानना है कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब क्या लिखा हुआ है, एक ठोस अपने भार के कारण सतह पर दबाव डालता है। अब ये वही बात बता रहे हैं, जैसे देखो ये है,
आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये है मेरा, ठीक है, ये मेरा ठोस है, तो अब यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो मेरा फोन है इसका जो वेट है वो इसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है, जो नीचे सतह रखी हुई है, जो सरफेस है, ओके। तो अब क्या कर रहा है, इसका जो पूरा वेट है ना नीचे की तरफ लग रहा है। बट अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्लूइड की, तो वो उसका जो वेट होता है केवल नीचे नहीं होता, वो इधर भी होता है, इधर भी, मतलब जिस बर्तन में रखा हुआ है उसके चारों तरफ होता है वो, ठीक है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझा के बताता हूँ, ठीक है, वो काम कैसे करता है। देखो, जिस बर्तन में रखा जाता है उसकी दीवारों पर समान रूप से दबाव डालता है, ओके, तथा एक गैस बर्तन की सभी दीवारों पर समान रूप से दबाव डालती है, तो वही सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो चाहे गैस की बात करूं चाहे मैं द्रव की बात करूं, जिस बर्तन में रखा हुआ है बच्चा, चारों तरफ पंच करेगा, हे भैया हे, चल इधर चल, इधर चल, इधर चल, इधर चल, इधर चल, समझ रहे हो ना, चारों तरफ क्या अप्लाइड करेगा, प्रेशर अप्लाइड करेगा, ठीक है ना। हाँ, अगला, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सा गुब्बारा आप लेके आए हो, अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अचानक से आपके दोस्त ने क्या किया, छेद कर दिया यहाँ से, ठीक है, होल कर दिया, अचानक से यहाँ से गैसें निकलना शुरू हो गई, देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो गैस होती है वो भी क्या करती है, अपने चारों तरफ प्रेशर जनरेट करती है, प्रेशर जनरेट करती है, और जैसे मौका मिला बाहर निकल गई, ठीक है, यही ना। हाँ, आपको आपके घर में आपके फादर ने बंद कर दिया और आप अपने दरवाजे को बिल्कुल धक्के से सोच रहे हो मैं तोड़ दूं, तभी अचानक से क्या होता है, आपका भाई पीछे से खोल देता है और आप आगे गिर जाते हो, क्यों, क्योंकि आप अंदर से उसको प्रेस कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर उसके ऊपर अप्लाइड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हटा आप आगे गिर गए। तो इससे प्रूफ होता है कि वो चीज हमारे जो दीवारें थी ना उसके ऊपर क्या जनरेट कर रही थी, प्रेशर जनरेट कर रही थी, ठीक है ना। हाँ, ओके। देखो, उत्प्लावन बल, जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है वस्तु को नीचे की ओर, वह तरल उस पर ऊपर की तरफ बल लगाता है, ऊपर की तरफ लगने वाले इस बल को उत्प्लावन बल बोलते हैं। कितना सिंपल है बताओ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक बार हम लोग ना घर पे थे हमने, ठीक है, तो मैं अपने गांव में रहता था, तो हम लोग बगल में एक तालाब था वहां पे नहाने जाया करते थे। तो हम 4-5 दोस्त होते, तो हमने एक दिन क्या डिसाइड किया, एक काम करते हैं यार, चलो ट्यूब लेके आते हैं। ट्यूब देखा है ना, जो टायर होता है ना, टायर के अंदर एक ट्यूब होता है, ठीक है। अच्छा, उससे भी अच्छी बात क्या थी कि जो ट्यूब था ना वो ट्रैक्टर का हमको मिल गया। मेरा एक दोस्त था वो काफ़ी रिच था, ठीक है, तो उसके पास होते थे। तो मैंने कहा एक काम करो, चलो एक ट्यूब लेके आते हैं, उसमें हवा भरेंगे और उस पर सब लोग बैठेंगे और आराम से उस पर एंजॉय करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग गए ट्यूब लेके आए, हमने उसमें हवा फिल करवाई और उसके बाद गए तालाब में और मस्त आराम से उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब 5 के 5 दोस्त बैठे हुए हैं। आप सोचो, वो नीचे हम डूब ही नहीं रहे, क्यों, क्योंकि वो जो बच्चा ट्यूब था ना, वो ट्यूब क्या कर रहा था, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे से जो है, जो तरल है, जो द्रव है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अब सिंपल सी बात है यार, लिक्विड है, आप उसके ऊपर बैठे हो, मतलब ट्यूब के ऊपर बैठे हो, तो वो नीचे डूब जाना चाहिए, लेकिन नहीं डूब रहा है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से कोई ना कोई तो ऐसा है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। कौन है भैया, थोड़ा खोजबीन करें तो, ठीक है। तो मैंने अंदर ऐसे हाथ वाथ डाल के देखा, कोई मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था वो कोई और नहीं था, वो वही वाला फ्लूइड था, वही द्रव था, वही पानी था जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, ठीक है। तो ये जो बच्चा फोर्स होता है ना, जो द्रव के थ्रू लगाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं, ठीक है, उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उत्प्लावन बल क्या होता है, सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है। अब देखो यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, क्यों राहुल, राहुल तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ये देखो तुम ये नाव पे बैठे हुए हो, अब नीचे से क्या हो रहा है, एक बॉयंट फोर्स आपको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, तभी तो आप यहाँ पे टिके हुए हो, नहीं तो अब तक नीचे आ गए होते, ठीक है। अब यहाँ कील की बात करूं तो कील जो होती है बहुत पतली होती है, क्योंकि उसका एरिया कम होता है। अब जैसे कील को मैंने डाला वो डूब गई, क्यों डूब गई, क्योंकि उसके ऊपर जो बच्चा उत्प्लावन बल लग रहा है ना, वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर लग रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से पूरी की पूरी कील क्या हो गई, वो पानी में डूब गई, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो दैट इज उत्प्लावन बल, ठीक है, बॉयंसी फोर्स इसको बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चा होता है उत्प्लावकता। अब देखो, उत्प्लावन बल, उत्प्लावकता, देखो मैं क्या देख रहा था, एक्चुअली मैं सोच रहा था कुछ। आपने चीनी का सीरा खाया है, जिसमें जलेबी डालते हैं, छान कैसे डाल देते हैं, ठीक है। आपको पता है
मैं ना एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था कि मैंने एक गेंद ली, बॉल छोटी सी नहीं होती, हाँ होती है, ठीक है, इतनी बड़ी बॉल थी, रबर वाली बॉल जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने उसको ना पानी में डाला, तो पानी में वो बॉल मेरी डूब गई। लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसी बॉल को ना, वो जो चीनी का सीरा नहीं होता, वो भी तो लिक्विड होता है, तो उसमें डाला, तो उसमें वो डूबी नहीं, मतलब उसके ऊपर तैरने लगी। तो मेरे को एक बात वहां से पता चली कि जो वाटर था उसने क्या किया, उत्प्लावक बल, जैसे वहां से मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि वाटर जो है वो उतना उत्प्लावक बल नहीं लगा पाया जितना उस बॉल को जरूरत थी तैरने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मेरा सीरा था लिक्विड दूसरा वाला, उसने उतना बल लगा लिया कि वो उसको मेंटेन कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी द्रव होते हैं अलग अलग ना, उनके थ्रू जो उत्प्लावक बल लगाया जाता है वो अलग अलग होता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ। अब आप नोटिस करना अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखोगे, ठीक है, जो आपको समझ में आएंगी। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि तो उत्प्लावक बल जो होता है बच्चा ना, वो किसी लिक्विड का अपना खुद का क्या होता है, गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है खुद की, ठीक है। तो वो अलग अलग वेरी करती है किसका कितना है। ओके, ठीक है, ओके। तो वही है उत्प्लावकता कहलाती है। तो इसका ये जो गुण होता है बच्चा ना, गुण मतलब उसी को उत्प्लावकता बोलते हैं, ठीक है। उत्प्लावकता उसी को बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर उत्प्लावकता ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें तैरने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा कुछ मतलब हम सोच सकते हैं, सोचने में क्या हुआ है, ठीक है। उत्प्लावकता कम है तो उसमें डूबने के चांसेस ज्यादा है ना। हाँ, ओके। दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं कि तरल पदार्थों द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। ऊपर जो बल लगाया जाता है उसी को, गुण को क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, उत्प्लावन, बॉयंसी। अब देखो, इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जो उत्प्लावन बल है बच्चा, हर हर लिक्विड का अपना अलग अलग होता है, बिल्कुल। इसका जो घनत्व, इसका जो परिमाण है बच्चा ना, उसके घनत्व पे निर्भर करता है। कैसे घनत्व क्या होता है सर, ये भी बता दो। देखो घनत्व का मतलब मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं, आप मार्केट में जाते हो, पता चला मार्केट में आपने एंट्री करी, वहां पे बहुत भीड़ है, ठीक है, जगह जगह आदमी, मतलब ऐसे टच होके इंसान चल रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा, उस मार्केट से जब आप बाहर निकलते हो जहां पे इंसान कम है, पता चला कुछ दूरी दूरी पे इंसान चल रहे हैं, ठीक है, कुछ दूर हैं आपसे ह्यूमन जो वॉकिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में एंट्री करते हो तो वहां पे जो ह्यूमन है वो आपके पास पास में चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मार्केट है बच्चा ना, उसका जो घनत्व है वो ज्यादा है, अगर इंसान के रिस्पेक्ट में बात करूं तो। जहां पे इंसान कम है, जहां पे आसानी से आप चल ले रहे हो, ठीक है, जहां पे कम लोग हैं तो आसानी से चल ही लोगे, वहां का जो घनत्व है वो कम है। सेम यही सिनेरियो बच्चा ना जो मटेरियल होते हैं ना उनके साथ भी होता है। कैसे, देखो, जैसे मान लेता हूं मेरे पास एक गेंद है, ठीक है, और एक बड़ा सा क्या है, दूसरी गेंद है, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चा, आपको पता है चीजें जो है वो किससे मिलके बनी होती है, एटम से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब जिनके एटम पास पास होंगे उनका घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिनके एटम जिससे वो मिलके बने हैं वो दूर दूर होंगे, तो सिंपल सी बात है उस पदार्थ का जो घनत्व होगा बच्चा ना वो कम होएगा, ठीक है। ये बात क्लीन है। तो वैसे ही जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होता है, ध्यान से सुनना, जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होता है, इसका मतलब उत्प्लावन बल भी उसके थ्रू ज्यादा लगाया जाएगा, ऐसा कुछ है। पढ़ते हैं, देखो, अधिक घनत्व वाला तरल तरल अधिक उत्प्लावन बल लगाता है, जबकि कम घनत्व वाला तरल कम उत्प्लावन बल लगाता है। मतलब